नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं सुर्खियां। दिन भर की खबरों को समेटकर आपके सामने लाने वाली दी ललन टॉप की नई पेशकश। पहली सुर्खी बननी तो 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के ऐलान से थी, लेकिन बनी एक बेहद संगीन आरोप से। इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ कई पहलवान धरने पर हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में हो रहे इस प्रदर्शन में पहलवानों ने नेशनल रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर तानाशाही के आरोप लगाए। इस प्रदर्शन में टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया और वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीत चुकी विनेश फोगाट सहित कई रेसलर्स शामिल हैं। इस दौरान विनेश फोगाट ने बृजभूषण सिंह और कोच पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के भी आरोप लगाए। रेसलर्स का कहना है कि फेडरेशन द्वारा उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। इतनी मेहनत के बाद देश के लिए मेडल जीतने के बावजूद उन्हें वो सम्मान नहीं मिल रहा जिसके वो हकदार हैं। विनेश के मुताबिक अगर किसी भी खिलाड़ी के साथ कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार रेसलिंग फेडरेशन के मुखिया बृजभूषण शरण सिंह होंगे। उन्होंने कहा, महिला पहलवान को कई तरह की परेशानियां होती हैं। रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट के द्वारा महिला खिलाड़ियों का शोषण किया गया। फेडरेशन खिलाड़ियों पर ज़बरदस्ती बैन लगाती है जिससे वो खेल नहीं सके। किसी भी खिलाड़ी को कुछ होता है तो उसके लिए जिम्मेदार रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट होंगे। एक और बार धरने पर बैठे रेसलर कोचेस पर यौन शोषण के भी आरोप लगा रहे हैं। मैडम, सिर्फ मैंने ये नहीं लगाया आरोप, बहुत सारी लड़कियां हिम्मत करके शायद आगे निकल के आएंगी जिनके साथ में हुआ है, और हमारे साथ में कुछ ऐसा हुआ है तभी हम ऐसे निकल के आए हैं। इतने बड़े अगर लेवल पे अगर हम जाके अगर ऐसा कदम उठाए तो कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी। कॉस्ट्यूम को लेकर आप कहना है कि कॉस्ट्यूम आपने नहीं पहनी, क्या वजह थी? देखिए, अगर हम रेसलिंग करते हैं, हमारे कॉस्ट्यूम का क्वालिटी अगर उसमें से अगर बॉडी क्लीन दिख रहा है तो मेरी फैमिली भी देखती है, हमारा पूरा परिवार देखता है, पूरा देश देखता है। अगर वो अच्छी क्वालिटी नहीं देंगे तो वो कॉस्ट्यूम पहन के अगर मेरे मन में 1% भी डाउट आएगा ओलंपिक्स वाले स्टेज पे तो मैं वो कॉस्ट्यूम कैसे पहन सकती हूँ? इतना अनकंफर्टेबल फील करके अगर मैं रेसलिंग मैच पे जाऊंगी तो मैं कॉस्ट्यूम के साथ लड़ाई लड़ूंगी या अपने अपोनेंट के साथ में लड़ूंगी। कहना है कि सिर्फ 2-4 यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाकी सारे रेसलर उनके साथ हैं। चलो ठीक है, उनको उनकी वो सोच है, उनको पता लग जाएगा कौन नहीं है, कौन है साथ में। वो तो हम मतलब ये साइलेंट प्रोटेस्ट किया हमने, लेकिन अगर ये वो लड़ाई लंबी लड़ना चाहते हैं, वो अपने आप को सही सिद्ध करने की लड़ाई आएगी तो देखते हैं, उसके लिए भी हम तैयार हैं और सब खिलाड़ी तैयार हैं। जितने भी रेसलर आप देखते जाइए, भीड़ नहीं आएगी इधर पे, पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ। क्या मांगे आप? धरने पर बैठे पहलवान जांच की मांग कर रहे हैं। भारतीय पहलवान और ओलंपियन बजरंग पुनिया ने फेडरेशन में बदलाव करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि फेडरेशन का बदलाव हो। फेडरेशन में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI द्वारा रेसलर्स को परेशान किया जा रहा है। जो लोग WFI का हिस्सा हैं उन्हें इस खेल के बारे में कुछ पता नहीं। महिला रेसलर साक्षी मलिक ने ट्वीट कर लिखा कि एथलीट्स को प्रताड़ित करने के लिए मनमाने नियम बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, खिलाड़ी देश के लिए पदक जीतने के हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन महासंघ हमें नीचा दिखाने के अलावा कुछ नहीं करता। एथलीटों को प्रताड़ित करने के लिए मनमाने नियम बनाए जा रहे हैं। इन सारे आरोपों पर अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का भी पक्ष आया है, आप सुन लीजिए। इस पर मैं एक ही चीज कह सकता हूं कि इसके पहले अगर हमारे कोचों के द्वारा या हमारे फेडरेशन के द्वारा या हमारे द्वारा कुछ ऐसा होता था तो ये खिलाड़ी तो प्रधानमंत्री जी तक भी चले जाते हैं। खेल मंत्रालय में भी इनके लिए खुली छूट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये खेल मंत्री से भी मिल सकते थे, अपनी बात कह सकते हैं, साई के डायरेक्टर से भी अपनी बात कह सकते हैं। तो ये सारी बातें अभी क्यों निकल करके आ रही हैं? और उसके बाद सामने कौन है ये भी नहीं है। किस खिलाड़ी के साथ किसने किया, कोच ने किसके साथ किया, हमने किसके साथ किया या और किसने किया, आखिर कोई सामने भी तो होना चाहिए। अगली सुर्खी 3 चुनावी राज्यों यानी नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय से आई है, जहां होने वाले विधानसभा चुनाव का कैलेंडर आ गया। आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने तारीखें बताई, आप नोट कर सकते हैं। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा, मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोट पड़ेंगे और नतीजे आएंगे 2 मार्च को। चुनाव आयोग के मुताबिक वोटर लिस्ट पब्लिश हो गई है और तीनों राज्यों में महिला वोटर्स की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। अब संक्षेप में नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय की मौजूदा राजनीतिक स्थिति की बात करते हैं। सबसे पहले बात त्रिपुरा की। यहाँ पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। बीजेपी ने एक गठबंधन भी बनाया था जिसके पास यहाँ की 59 सीटों में से 43 सीटों पर जीत उनको हासिल हुई थी। वहीं CPIM यानी CPM को 16 सीटें मिली।
पहले बीजेपी ने बिप्लब देब को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन 2022 में पार्टी ने उनकी जगह माणिक साहा को राज्य की कमान सौंपी। मेघालय की बात करते हैं। 2018 में मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी और भाजपा गठबंधन की सरकार बनी थी। हालांकि चुनावों में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा यानी कि 21 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन एनपीपी ने बीजेपी और अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बना ली। एनपीपी के कोनराड संगमा फिलहाल मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। नागालैंड की स्थिति थोड़ी अलग है, यहाँ बस सरकार ही है, विपक्ष नहीं। जी हाँ, नागालैंड में फिलहाल सत्ता में है यूडीए माने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस और मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। इनकी सरकार में सारे ही विधायक शामिल हैं। 2018 से पहले नागा पीपल्स फ्रंट यानी एनपीएफ सत्ता में था, लेकिन चुनाव से पहले एनपीएफ 2 गुटों में बटा। फिर राज्य के मुख्यमंत्री रहे नेफ्यू रियो ने बागी नेताओं के साथ नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी एनडीपीपी बना ली। एनडीपीपी को 18 तो भाजपा को 12 सीटों पर जीत मिली थी। नेफ्यू रियो राज्य के मुख्यमंत्री बने। एनडीपीपी के सत्ता में आने के बाद एनपीएफ के तमाम विधायक माने एक तरह से पूरा विपक्ष गठबंधन में शामिल हुआ। इसी को कहा गया नागालैंड यूनाइटेड गवर्नमेंट, जो बाद में यूडीए हुआ। इस तरह नागालैंड में एक ऑल पार्टी गवर्नमेंट बनी, जिसे आप चाहें तो विपक्ष विहीन सरकार भी कह सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी नागा शांति समझौता यहाँ मुद्दा है, जिसके बारे में समय समय पे द ललन टॉप आपको सूचित करता है। अगली सुर्खी तेलंगाना के खम्मम से आई है। यहाँ क्या हुआ बता देते हैं। आज 18 जनवरी को मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने शक्ति प्रदर्शन किया। दरअसल तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए तेलंगाना के खम्मम शहर में एक रैली का आयोजन किया था। केसीआर की इस मेगा रैली के मंच पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव नजर आए। इस मौके पर अखिलेश ने केंद्र सरकार पर कैसे जुबानी हमले किए, आप सुन लीजिए। और उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं। अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। अखिलेश ने दिन गिनने वाली बात इसलिए की क्योंकि बीते हुए कल यानी 17 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियों को लेकर याद दिलाया था कि लोकसभा चुनाव में 400 दिन बचे हैं। दक्षिण भारत की धरती से बीजेपी पर हुए हमले का जवाब उत्तर भारत से आया। विपक्षी गोलबंदी की कोशिशों और अखिलेश पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने क्या कहा, आप सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश की विकास की मुख्य धारा में ले जाने के लिए आदरणीय योगी जी की पूरी ताकत और लगन के साथ लगे हुए हैं। दूसरी तरफ विपक्षी दल लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी कुर्सी की भूख को मिटाने के लिए देश के दूसरे हिस्सों में दौड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को ध्यान से देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश में नंबर 1 पर आने वाला है और हम आर्थिक मोर्चे पर भी शीघ्र ही नंबर 1 पर आ जाएंगे। अब बात तीसरे मोर्चे बनाने में जुटे केसीआर की कर लेते हैं। उनकी इस मुहिम में कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने दूरी भी बनाई। केसीआर ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो बीजेपी के खिलाफ गैर कांग्रेसी दलों को एकजुट करने में इंटरेस्ट रख रहे हैं। शायद यही वजह रही कि भारत जोड़ो यात्रा के समापन के मौके पर जिन 21 दलों को दावत दी गई है, उसमें केसीआर की पार्टी बीआरएस का नाम था नहीं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने भी चेताया है कि अगर कांग्रेस को अलग थलग करने का कोई नया मोर्चा बनाने की कोशिश होती है तो ये सीधे सीधे बीजेपी की सहायता की तरह होगा। इस मुद्दे पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के सफल होने के बावजूद अगर विपक्षी एकता कांग्रेस के नेतृत्व में नहीं होती है तो कोई थर्ड फ्रंट अगर ऐसे में बन जाता है तो फिर राजनीतिक रूप से कांग्रेस के लिए 2024 में लड़ाई और कठिन हो जाएगी। 19 के लोकसभा चुनाव से पहले भी जनवरी के महीने में कोलकाता की ब्रिगेड मैदान में ममता बनर्जी ने एक प्रयोग किया था। उनकी अगुवाई में तमाम विपक्षी दल एक हुए थे, एक मंच पर नजर आए थे। अगली सुर्खी भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए मैच से संबंधित है। 3 मैच की सीरीज का पहला मुकाबला आज 18 जनवरी को हैदराबाद में हुआ। मैच में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 349 रन बनाए। सुर्खियां जब ये शूट हो रही थी आपके लिए, उस समय न्यूजीलैंड की इनिंग्स चल रही थी, लेकिन मैच खत्म होने से पहले जिस खिलाड़ी की हर ओर चर्चा हो रही थी उनका नाम है शुभमन गिल।
इन्होंने आज न्यूजीलैंड के खिलाफ दोहरा शतक जड़ दिया। साथ ही नया रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया, भारत की तरफ से सबसे कम उम्र में दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड। गिल ने अपना दोहरा शतक 23 साल 132 दिन की उम्र में लगा दिया है। ये रिकॉर्ड इससे पहले ईशान किशन के नाम था। किशन ने 24 साल 145 दिन की उम्र में दोहरा शतक मार दिया था। किशन से पहले रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम था। रोहित ने 26 साल 286 दिन की उम्र में दोहरा शतक लगाया था। ऑलमोस्ट आपके पौने 27 साल भी कह सकते हैं आप इस संख्या को। आज गिल की 208 रनों की पारी की वजह से भारत ने 349 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। 349 आखिरी सुर्खी बनी है एक रिकॉर्ड से, जो कि कहा जा रहा है कि हमने बना दिया। दुनिया में सबसे बड़ी आबादी का रिकॉर्ड है ये। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू WPR ने अनुमान लगाया है कि 2022 के अंत में भारत की आबादी 1 अरब 41 करोड़ 70 लाख के करीब थी और 17 जनवरी 2030 को चीन ने अपनी आबादी क्या बताई, 1 अरब 41 करोड़ 20 लाख। तो अगर WPR के अनुमान को सही मान लिया जाए तो भारत ने चीन को आबादी के मामले में पछाड़ दिया है ऑलरेडी। WPR के मुताबिक 18 जनवरी 2023 को भारत की आबादी 1 अरब 42 करोड़ 30 लाख थी। ऐसा माना जा रहा था कि आने वाले समय में इसी साल के अंत में या अगले साल भारत चीन को पीछे छोड़ेगा, लेकिन पुख्ता आंकड़े हमारे पास में नहीं थे क्योंकि अभी तक के सेंसस नहीं हुआ है। लेकिन WPR का ये मानना है कि हम पहले ही ये रिकॉर्ड बना चुके हैं। ये थी आज की सुर्खियां। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी ऐसी कामना के साथ हम लेते हैं विदा। शुक्रिया, शुभ रात्रि।